खुदा बाप और बेटे रुल कुद्दस के नाम में आमीन। आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम सुनहरी बातें मंशियात से पाक ज़िंदगी के दूसरे हिस्से में आप सबको खुशामदीद। हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि जिनकी वसातत से, जिनके फ़ज़ल से आज हम इस प्लेटफॉर्म से अपने लोगों के लिए इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा कर सकें। हम शुक्रगुज़ार हैं अपने चौपाने आला फ़जीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के जिनकी वसातत से हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया कि हम अपने लोगों के लिए ऐसे प्रोग्राम कर सकें जो उनकी ज़िंदगियों के लिए मुफीद साबित हों और उनकी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली का बाइस बने। हमारा आज का प्रोग्राम मंशियात से पाक ज़िंदगी, इसके पहले हिस्से में हमने सीखा कि मंशियात क्या हैं, कितनी इकसाम की हैं और वो किस तरह से इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करती हैं। हमने पहले हिस्से में ये भी सीखा कि जो बंदा नशे का मरीज़ बन जाता है वो किस तरह से अपनी इकनॉमिकल लाइफ को ख़राब करता है, किस तरह से अपनी माशरती और समाजी ज़िंदगी तबाह करता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से मंशियात जो हैं उसके दिमाग पर असरअंदाज होती हैं और वो जिस्मानी तौर पर इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी से जान गंवा बैठता है। आज का हिस्सा इसमें हम जानेंगे कि एक मरीज़ को किस तरह से हम लोग इलाज की तरफ लेके जा सकते हैं और किस तरह से मुमकिन है कि रिहैब सेंटर्स में उसका इलाज हो और वो दोबारा से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। हम प्रोग्राम में मैम शेरल को खुशामदीद कहते हैं। इनकी माहिराना राय हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। गो कि ये मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी वॉलंटियरली हाज़िर होती हैं, जहाँ पे भी हमारे बच्चों को मंशियात से अवेयरनेस चाहिए हो तो हमेशा ये वॉलंटियरली हमारे लिए अपनी खिदमात जो हैं वो सरअंजाम देती रहती हैं। मैम शेरल, जब हमने पहले हिस्से में बात की कि जो नशे का मरीज़ होता है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो नशे की लत में गुजार देता है, जो मरीज़ घरों में मौजूद होते हैं, हम लोग किस तरह से होम असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं किसी मरीज़ की, ये किस तरह से मुमकिन है? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम घर में कैसे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले सेशन में हमने बताया था कि इनके फ़िज़िकल सिम्टम्स सारे क्या आते हैं, लेकिन ये कि अगर आप उनको बता चुके हैं और बार बार उनको ये इस चीज़ की तालीम भी दे चुके हैं कि यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ और हमारी भी साथ ज़िंदगी मुतासर हो रही है, और आप कुछ टाइम तक वो अगर पेशेंट इस चीज़ से बाज आ भी जाता है लेकिन एक हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद वो दोबारा इस चीज़ में आता है, तो वहाँ पे एक ये स्टेज आती है कि दैट इज़ द फाइनल स्टेज कि उस बंदे को रिहैबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत है या किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत है कि जो उसको आगे हेल्प आउट कर सके। अच्छा, जैसे आप कह रही हैं कि उसको फिर ऐसे अफराद की ज़रूरत होती है, तो कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं किसी भी मरीज़ की जो है केस स्टडी लेने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट ऑफ़ ऑल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनको हम माहिर नफ्सियात भी बोलते हैं। उनके पास जाते हैं और वो इनकी असेसमेंट करते हैं कि इनको आगे लाइफ में कैसे बेटर आउटपुट देना है। जब वो हमें बताते हैं तो किस तरह से जो एक मरीज़ है उसका स्टेटस जो है हम लोग किस तरह से जान सकते हैं कि इस मरीज़ की कंडीशन क्या है? सबसे पहले जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आगे जो सारा काम शुरू हो जाता है वो साइकोलॉजिस्ट का शुरू होता है। साइकोलॉजिस्ट जब असेसमेंट करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनसे सारी उनकी पुरानी बातें पूछते हैं, और यहाँ पे 2 तरीके के हमारे पास ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं। एक हमारे पास ट्रीटमेंट होता है इन पेशेंट होता है कि जहाँ पे हम पेशेंट को एडमिट करवा देते हैं। दूसरा हमारे पास होता है आउट पेशेंट ये ट्रीटमेंट होता है जहाँ पे हम पेशेंट को घर में रह के उसका इलाज करवा सकते हैं। आउट पेशेंट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें एज़ कंपैरिजन टू इन पेशेंट ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे पास ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता ट्रीटमेंट है, और दूसरी बात ये कि आप पेशेंट को अपनी निगरानी में उसका इलाज सारा देख भी सकते हो और उसको खुद भी हेल्प आउट कर सकते हो। अब आउट पेशेंट ट्रीटमेंट्स में हमारे पास फैमिली सेशंस भी आ जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट ना सिर्फ मरीज़ को बुलाता है बल्कि फैमिली को भी बुलाता है, ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नशे के मरीज़ के लिए कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कनेक्शन किस तरह हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास है या डॉक्टर के पास से जाता है, जब वो घर जाता है तो उसकी फैमिली उसके साथ दोबारा वैसा ही बर्ताव करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट ये लोगों को बताया जाए कि आपने किस तरह ना सिर्फ एक डॉक्टर हेल्प करे, आप एज अ फैमिली उस पर्सन की किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक मैम शेरल, जिस तरह से आपने बताया तो इससे हमें एक चीज़ जो देखने को मिल रही है, जो पेशेंट है उसकी जो हिस्ट्री है वो बड़ा मैटर करती है। तो हिस्ट्री को किस तरह से लेके जो है वो रिहैब सेंटर तक जो है एक मरीज़ जो है उसको पहुंचाया जा सकता है?
अच्छा, ये हिस्ट्री वाला जो सारा काम है ना, ये साइकोलॉजिस्ट ही करते हैं। वो अपनी असेसमेंट के थ्रू उनकी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं और उनका पास्ट एक्सपीरियंस या फैमिली में पहले से कोई इस तरह कर रहा है तो वो जेनेटिक्स में भी ये बात आ जाती है कि अगर आपके पेरेंट्स कर रहे हैं तो वो आगे लाजमन है कि बच्चों के अंदर वो, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, लाजमन है कि आपके आगे बच्चे भी इस चीज़ में मुब्तला होंगे। अच्छा, एक और बात रह गई थी हमारी इन पेशेंट वाली बात। इन पेशेंट वाली बात ये होती है कि जहाँ पे हम रिहैबिटेशंस तक रसाई लेके जाते हैं और पेशेंट्स को वहाँ पे एडमिट करवाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि 24 आवर्स सर्वेलेंस होती है, वहाँ पे पेशेंट को रखा जाता है, वहाँ पे पेशेंट को डिटॉक्स पीरियड में लेके जाया जाता है फर्स्ट 2 वीक्स में। डिटॉक्स पीरियड अब क्या होता है, वहाँ पे पेशेंट को मेडिकेशन के थ्रू उसके अंदर से सारा नशा निकाला जाता है। जब वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है उसके बाद उसके थेरेपी सेशन स्टार्ट किए जाते हैं, जहाँ पे ग्रुप सेशंस भी होते हैं और वहाँ पे उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि वो वहाँ पे सीखता है कि मैं नशे से पाक ज़िंदगी कैसे जीऊँ। मैम शेरल, आपने अभी जिक्र किया थेरेपी का, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए कितनी किस्म की थेरेपीज़ हैं जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो मैं आपको बताऊंगी। जो ग्रुप सेशन में हम बेसिकली करते हैं वो 12 स्टेप मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर उनको 12 स्टेप रिवाइज करवाए जाते हैं, जहाँ पे वो अपने इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को बहाल करते हैं और वो बहुत सारी बातें वहाँ पे सीखते हैं। इवन कि हमारे पास 1-to-1 सेशन भी होता है जहाँ पे पेशेंट अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। वो बताते हैं कि मुझे यहाँ पे 2 मंथ्स हो गए हैं, मुझे यहाँ पे 2 हफ्ता हुआ है, वो ख़ुद में कितनी बहाली पाते हैं। एक पेशेंट जो रिहैब सेंटर तक चला जाता है और उसकी थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है, तो रिहैब सेंटर में कितना टाइम लगता है किसी भी मरीज़ को ठीक होने में? ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को देखना चाहिए कि बहुत सारी रिहैबिलिटेशंस ये दावा करते हैं कि 1 महीने में मरीज़ बहाल हो जाता है, लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट देखा जाए तो इट टेक्स 3 to 4 मंथ्स के उसको इस चीज़ पे लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से इस नशे को निकालना है। वो एडमिट ही नहीं करते कि ये चीज़ गलत है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट ये मैं रेकमेंड करूँगी कि कोई आपको रिहैबिलिटेशंस कहता भी है, सेंटर कहता भी है कि 1 मंथ या 2 मंथ, तो आप इस चीज़ को देख के जाएं कि और ये इस चीज़ का प्लान बना के जाएं कि इट विल टेक ऑलमोस्ट लाइक 4 to 6 मंथ्स। मिस शेरल, जिस तरह से आपने बताया कि हमारे पास इस तरह से हम देखते हैं कि 2 किस्म का जो इलाज है वो हमारे सामने आ रहा है कि जो पेशेंट है, एक इन पेशेंट और आउट पेशेंट आप कह रही हैं, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि जो हमारे पास मरीज़ है उसका ट्रीटमेंट जो है वो रिहैब सेंटर पे ही जो है करवाया जाए या घर में भी पॉसिबल है कि हम उसको जो है उसका इलाज बेहतर तरीके से करवा सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये देखें कि इन पेशेंट या आउट पेशेंट। जहाँ तक मैं रेकमेंड करूँगी कि आउट पेशेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहाली की तरफ भी इंसान को लेके जा सकता है। अब इसके अंदर फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली उसको इस चीज़ में हेल्प आउट करेगी वो डेफिनेटली इस चीज़ से बाहर निकल पाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि एक बंदा रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाएगा, उसके आसपास का माहौल चेंज होगा, 6 महीने बाद या 2 महीने बाद जब वो वापस आएगा तो वो उसी माहौल को दोबारा पाएगा। तो अगर आप आउट पेशेंट ट्रीटमेंट को कैरी आउट करते हैं तो आप उसी माहौल में रह के आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं कि वो इस ज़िंदगी से, इस लानत से किस तरह दूर रह सके। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। इसमें हमें जो एक चीज़ सीखने को मिलती है वो ये है कि जो हमारे ख़ानदान हैं, अगर वो चाहें तो वो ऐसे मरीज़ों की मदद कर सकते हैं। घर से अच्छा इलाज उनको कहीं पे भी मुयस्सर नहीं हो सकता। मैम शेरल, एक चीज़ और जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मरीज़ जो है उसको रिहैब सेंटर पे लेके जाएं तो तब भी आप कह रही हैं कि 6 माह के बाद अगर उसको वापस लेके आएँ तो वो फिर से उसी इन्वायरमेंट का हिस्सा बनता है जहाँ से उसने ये नशा करना सीखा होता है या जहाँ से वो स्टार्ट करता है। तो क्या उसकी विलिंगनेस के बगैर जो है उसका इलाज मुमकिन है? विलिंगनेस के बगैर इलाज बिल्कुल भी नहीं मुमकिन। अगर इंसान इस चीज़ को अपने ज़हन में, अपने दिलो दिमाग में इस बात को ले लेता है कि मैंने ठीक होना है, तो तभी वो ठीक हो सकता है। नहीं तो आप किसी भी ट्रीटमेंट को अप्रोच कर लें, आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम लोग एक ख़ानदान के तौर पे, एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक अच्छे रिश्तेदार होने की सूरत में या एक अच्छा दोस्त होने की सूरत में कैसे जो है वो नशे के मरीज़ों के साथ जो है वो उनको ट्रीट कर सकते हैं या उनके लिए हम लोग फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? इसमें मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि जब नशे के मरीज़ का सेंसिटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं,
तो अगर माएँ क्योंकि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, फादर्स बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, वो बार बार इन पेशेंट्स को कहते हैं कि तुम नशेई हो, ये वर्ड उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। इनकी लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि जो उनको ट्रिगर करते हैं वो दोबारा उस चीज़ पे जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। और इस चीज़ को फैमिली ही डील कर सकती है कि जैसे आप कहते हैं ना कि एक बंदा बीमार है घर में, तो वो जब एक बंदा घर में बीमार होता है तो घर का सारा माहौल चेंज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को तब्दील कर लेता है पूरा घर। तो आप ड्रग्स के वाले जो बंदे हैं, नशे के मरीज़ हैं, हम इसको भी ऐसा बीमारी जब लेंगे तो आप सिर्फ ना सिर्फ उस बंदे की ज़िंदगी को बदल सकेंगे, बल्कि अपने आप को भी आप देखेंगे कि उस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है और हमें उसकी किस तरह हेल्प आउट करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम शैरल, बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह से आपने एक मरीज़ की सारी कंडीशंस को बयान किया और फिर ये भी बताया कि किस तरह से मुमकिन है कि हम लोग एक जो मरीज़ है उसका इलाज कर सकते हैं या उसको रिहैब सेंटर तक लेके जा सकते हैं और वहाँ से उसका इलाज करवा सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों पे भी है, हम पे भी है कि हम लोग इनफरादी तौर पे कोशिश करें कि जो ऐसे मरीज़ हैं उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ और कोशिश करें कि जो बीमार है उससे नफ़रत ना करें बल्कि उसकी बीमारी से नफ़रत करें, ताकि हम लोग इस काबिल हो सकें कि जो बीमारी उसको लायक है हम सब लोग मिल के उसको उससे छुटकारा दिलवाने में मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम एंड करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि ये सब मुफीद बातें जो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आते हैं इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रोग्राम जब भी देखें तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले जो नए प्रोग्राम हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।